सवाल सिर्फ इतना सा है कि शहर जो हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ पहले से रही हैं, तो क्या उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन चीज़ों को क्या हम गाँव में या छोटी जगह, ब्लॉक, तहसील, कस्बे के अंदर क्या हम उनको डेवलप कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि बड़े-बड़े कॉरपोरेट्स, बड़ी-बड़ी एमएनसी कंपनियाँ यहाँ आएँ, छोटी जगहों पर आएँ? और क्योंकि आजकल युवाओं की कमी नहीं है, बेरोज़गारों की कमी हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की कमी बिल्कुल नहीं है, सब कुछ मिलेगा। और जब इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो एजुकेशन भी बढ़ेगी। इसी पर हम सवाल कर रहे हैं घनश्याम शर्मा जी से, जो एक स्कूल चलाते भी हैं, स्कूल के डायरेक्टर हैं और एक ऐसा स्कूल चला रहे हैं जो वाकई एक और लोगों को सीखने के लिए प्रेरणा देता है। कॉरपोरेट छोड़कर आए हुए हैं, एमबीए इन्होंने किया हुआ है, बीटी पब्लिक स्कूल तो बिल्कुल न्यूज़ जैसा चला लग रहा रहे है। हैं और उसके बाद एक कॉरपोरेट का एक्सपीरियंस लेने के बाद गांव में आकर, एक विलेज में आकर एक स्कूल चला रहे हैं और बच्चों को एक बेहतर शिक्षा और बेहतर जीवन देने का काम कर रहे हैं। तो घनश्याम जी से इस बारे में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि वो उनका ये डिसीजन कॉरपोरेट को छोड़कर, एयरटेल जैसी कंपनी को छोड़कर इस जगह आना, इसका क्या मतलब है? बहुत ही शानदार तरीके से आपने गांवों और शहरों की संस्कृति और लाइफस्टाइल को जोड़कर और रोज़गार को उससे कनेक्ट करते हुए और मेरी लाइफ से भी उसको कनेक्ट किया। बहुत शानदार डिस्कशन ये चल रहा है। मैं गांवों को और शहरों को इस तरह से देखता हूँ कि सभी जगह जीवन के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। गांवों से अधिकतर टैलेंट बाहर निकल कर जाते हैं, तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं, कुछ आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड चले जाते हैं। लेकिन गांवों के लिए करने वाले कम लोग होते हैं। गांवों में ही फिर जो गांवों में बाहर से आते हैं वो गांव को समझते नहीं हैं। तो इसलिए गांव में आकर एक प्रयास छोटा सा किया है और ये गांव में किया जा सकता है। एक बात आपने जो बोली वो अति महत्वपूर्ण थी कि गांवों में या भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों की कमी नहीं है। तो ये तो आपने एक हथौड़ा टाइप का मारा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बेरोजगारों की कमी नहीं है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स की, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, इवन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ सो मैनी स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स। एग्जैक्टली। तो वो कमी भी करने में, जैसे कि अभी विकास जी के साथ में भी डिस्कशन चल रहा था, उसमें भी उन्होंने बताया कि ये चैलेंज है। गांव में खुद को डेवलप करने पड़ेगा, खुद को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। करना बहुत बड़ी बात है। जो उसको एक्सेप्ट करेगा वो वहाँ पे लड़ाई लड़ेगा। ये भी एक वो रहता है कि भाई ये तो हमारा खुद का ही वो है। अब जैसे यहाँ पर कोई जियो का शोरूम आ गया और उसके यहाँ पर वो कर रहे हैं, ठीक है ना, जॉब कर रहे हैं, तो वो लग रहा है कि वो बाहर की एक कंपनी है, ठीक है ना। खुद का एक ब्रांड बनाना वो बहुत बड़ा चैलेंज है, उससे भी बड़ा चैलेंज है। उससे भी बड़ा चैलेंज है। तो एक छोटा सा प्रयास किया है, उसके बारे में चंद लाइन है कि मैड़ सागर की हम पार कर आए हैं, देश परदेश में हम खूब छाए हैं। क्या बात। कर्ज मिट्टी का करने अदा आए हैं, लौट कर हम जो अपने वतन आए हैं। तो एक जो महत्वपूर्ण सवाल जो फिर से मैं आपसे दोहराना चाहूँगा कि आप सेटल्ड लाइफ थी आपकी, आपने एमबीए किया, उसके बाद आपका प्लेसमेंट हुआ, आपने एयरटेल में आई थिंक कितने साल काम किया, ये थोड़ा सा? हाँ, मैंने 5 ईयर्स, आपने 5 साल का लंबा अरसा, और आपके प्रमोशंस भी उसमें काफ़ी होते रहे और आप काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे थे। आपको कोई आवश्यकता नहीं थी कि वापस से आप इस तरफ रुख करें। ऐसी क्या चीज़, जाहिर सी बात है क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया पैसे कमाने के लिए तो नहीं लिया हुआ, क्योंकि वो आप पहले से बेहतर कमा रहे थे, आपकी जो लाइफ स्टाइल थी वो अलग तरह की थी। ये एक ऐसा चैलेंज था जहाँ शुरुआती दौर आपका काफ़ी संघर्षों से भरा हो सकता था। ये डिसीजन क्यों आया स्कूल और कॉरपोरेट को छोड़कर एजुकेशन लाइन में आना? ये मेरी समझ में कुछ आया नहीं। और क्यों ऐसा डिसीजन क्यों लिया आपने? देखिए, समझ में आना बहुत सिंपल है कि जैसे अभी बात चल रही थी कि हम गांव के लिए क्या कर सकते हैं। तो गांव के लिए गांव में कुछ करने के लिए, हमारी मातृभूमि और जन्मस्थली और जो भारत का भविष्य है, उसके लिए कुछ करने के लिए हमको गांव में आकर ही कुछ करना है। और कुछ करने में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास में। मुझे लगा कि मेरे लिए ये सर्वोच्च, मतलब सबसे अच्छा विकल्प है कि मैं यहाँ पर कोई एक मूर्ति नहीं गढ़ूंगा, बल्कि मैं सांचे गढ़ूंगा जो कई मूर्तियाँ बनाएं।
क्या बात। तो इस तरह का एक थॉट है, एजुकेशन इज़ द बेस ऑफ डेवलपमेंट जो शुरुआत उसकी हो रही है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि वो स्किल्ड मैन पावर कहाँ से आएगी। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे काम हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो एजुकेशन में लागू करने वाली है गवर्नमेंट, जो हम 2012 से ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसको हमारे स्थानीय और ज़िले के प्रतिनिधियों ने और जो पेरेंट्स हैं और बच्चों ने करके उसको प्रूव किया है। बहुत सही। और यहाँ तक कि जो भारत का एक नाम जिन्होंने विश्व भर में रोशन किया है, गूगल बॉय कौटिल्य पंडित जी, उनके आदरणीय पिताजी, दादाजी, और उन्होंने खुद ने यहाँ आकर बच्चों को प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। क्या वो चीज़ें मैं सारी देख चुका हूँ। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो ये सारी चीज़ें मैं रिसर्च करके बैठा हूँ कि आपके विद्यालय में एक बार एक लड़की भी आई थी जो हाँ, काफ़ी जानवी पवार, वो भी काफ़ी ब्रिलियंट लड़की है। तो वो उस तरह की पर्सनैलिटीज़ आपके स्कूल में आते रहे जो शिक्षा से जुड़े रहे हैं। उनको लाने का प्रयास ये है। स्कूल के इनॉग्रेशन प्रोग्राम में स्वरित शुक्ल आए थे, वो सिंगर वहाँ हैं। से शुरुआत करी थी। फिर उसके बाद में ओम नमः शिवाय आज तक पे जो अद्भुत अकल्पनीय अविश्वसनीय शो में है उसमें गए हैं वो आए। फिर जानवी आई, फिर कौटिल्य जी के फादर आए, और भी कई सारे लोग आए। इन सबको लाने का प्रयास है कि उन सबके सामने एक लिस्ट ऑफ जीनियस, लिस्ट ऑफ वंडर किड्स प्रस्तुत की जाए, उनका डेमो दिया जाए कि भाई हमारे पास में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको कंठस्थ साइंस की एनसीईआरटी की बुक्स याद हैं। क्या बात। जो तो उनके 6, थोड़ा सा 7 ब्रेन क्लास थोड़ा सा के कई सारे ऐसे बच्चे हैं, 5th क्लास के बच्चे हैं जो एक दिन में एक बुक को कंठस्थ कर लेते हैं। दूसरे दिन आप उनसे बगैर किसी नोट्स की हेल्प के आप सुन सकते हैं पूरी की बुक। ये यूट्यूब पर भी इसका वीडियोज अवेलेबल है। तो जिस चीज़ की हम चर्चा कर रहे थे कि गांव में ऐसा बदलाव होना चाहिए, वो तो वो किया जा सकता आप है। कर चुके, मतलब आपने उसकी नींव रख दी अपने गांव में। हाँ, ये एक बीज रोपण हुआ और अंकुरण हुआ और ये बड़ा वृक्ष बनकर। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने महसूस करी कि घनश्याम जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में नहीं रखा, उन्होंने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने ये संदेश दिया, सफलता साधनों की नहीं, साधना की मोहताज होती है। तो ये इसको दिखाने का कारण यही था कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वो चाहते डेवलप कर सकते थे, फाइनेंशियल उनको कोई समस्या नहीं थी, बट उन्होंने ये चीज़ मैसेज वो तो किया भी, और वो अब तो काफ़ी किया। ठीक है ना, टुकड़े टुकड़े के हमने नहीं तोड़ भी दिया, लेकिन वो एक अलग बात है। वो शुरुआत हाँ, जो की थी, जो हमने शुरुआत जिस हिसाब से की थी, तो उस वक्त ये पहले लोग क्या करते हैं, स्कूल खोलना है, सबसे पहले एक बड़ा सा भव्य स्कूल बना दिया, उसके बाद देखा जाएगा कि एजुकेशन कैसी होगी। पहला फोकस इस चीज़ पे नहीं होता है एजुकेशन कैसी होगी, पहला फोकस होता है एक बिल्डिंग बना दो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दो। एजुकेशन की बात यदि चलिए तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि एजुकेशन जो हमारा है वो 3 पिलर्स पर बेस्ड होना चाहिए। जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस तरह के कई सारे प्रोविजंस हैं उसमें। नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज़। नॉलेज डेवलपमेंट सभी स्कूल सभी जगह किया जा रहा है, ठीक है ना। स्किल्स पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए ही अलग से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना पड़ रहा है। तो ये काम यदि प्राइमरी लेवल पर स्कूल में ही कर दिया जाए तो हर ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड होगा, तो फिर आप उसको बेरोजगार तो कह सकते हैं लेकिन अनस्किल्ड नहीं कह सकते। मैंने ये भी सुना है कि आप कई ऐसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं जिनमें दूसरे स्कूलों के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं और अवार्ड जीत कर जाते हैं, आप उनको भी अपने। हाँ, तो क्या हुआ, प्रतिभा तो किसी भी स्कूल में हो सकती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपने एक धागे में पिरो दिया सबको। हाँ, उसमें क्या है, जहाँ पर भी प्रतिभा है, चाहे वो लोकल में किसी स्कूल में है या किसी इंडिया के किसी भी कोने पर, वो उसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। सुना है आपको क्रिटिसिज्म भी काफ़ी झेलना पड़ा इन चीज़ों को लेकर। तो आनंद है उसमें, कोई प्रॉब्लम कि दूसरे स्कूलों ने आपको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि जो चैलेंजेस की विकास जी भी बात कर रहे थे कि कितने चैलेंजेस आते हैं, तो जब आप आए थे, एक जनरल प्रोसेस है हर। तो आपको भी ये सुनने को मिला होगा कि अच्छी भली जॉब छोड़ दी और ये क्या करने लग गए हो तुम, ऐसा कुछ। ये इसको एक LKK लोग क्या कहेंगे बीमारी कहते हैं, इससे मैं दूर रहता हूँ। इससे दूर रहते हैं आप, तो आपने तभी शायद इंसान इतने बड़े डिसीजंस ले पाता है जो आपने लिए, और आज आप सफल हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई है। आज हमने जाना घनश्याम जी से बात करके कि उन्होंने ये अपना कॉरपोरेट छोड़कर एजुकेशन सेक्टर में क्यों आए, उनका विज़न, उनका मिशन हमको आज समझ में आया। अब बात करेंगे अगले एपिसोड में
इसके बाद इसके आगे की कहानी है क्या, असल में हुआ क्या, और कितने खेल हुए और क्या क्या षड्यंत्र हुए, उसके बाद किस तरह से वो जीतकर वापस निकले हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण और रोचक अगले एपिसोड में ज़रूर देखिएगा घनश्याम जी के साथ। नमस्कार। नमस्कार। वेकअप राइज, लर्न, स्माइल।